जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारी एपिसोड की शुरुआत ही काफी इंटेंस होती है। किसी वजह से सारे लोग थर थर कांप रहे होते हैं, ना कि सिर्फ स्टूडेंट बल्कि उनका सर भी कांप रहा होता है। तभी एक लड़की खड़े होकर कहने लगती, सर क्या मैं नर्स ऑफिस जा सकती हूँ? इसी में बाकी के लोग भी जाने की जिद करने लगते। यही बात सारे कह रहे होते कि हम अपने आप को कांपने से नहीं रोक पा रहे, ना कि सर्दी के मारे। बस यूं ही जैसे इस क्लास में कदम रखा, इस पर सर कांपते कांपते कहने लगता, जो लोग खुद को कांपने से नहीं रोक पा रहे हाथ खड़ा करे। तकरीबन पूरी क्लास ही होती, मगर एक शख्स मजे से आराम से सो रहा होता, जैसे कि दुनिया की कोई टेंशन ही ना हो। हाँ, एक ही चीज के उसके मुंह पे कुछ जख्म के निशान होते, जिसका नाम बाकी हामा होता है। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है, जिसमें बाकी के सामने 3 गुंडे खड़े होते हैं, जो कि अपनी दहशत फैलाते होते, मगर एक ही बार बाकी की कातलाना आंखों में आंखें मिलाते यहीं पे खत्म हो जाते, थर थर कांपने लगते। शायद इनके डीएनए में ही नहीं, बाकी जैसा शख्स इन्होंने कभी देखा नहीं था। ऐसा शख्स जो इंसान और जानवरों से बढ़ के हो, जिसकी वजह से एक शख्स उसे पूछता है, तुम क्या चीज हो? तो बाकी का कहना होता है, तुम्हें तो पता है ज्यादा दखलंदाजी खतरनाक पड़ सकती है। तीनों तो ऐसे थर थर कांप रहे होते हैं जैसे कोई इससे बड़ा डेविल नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना खतरनाक शख्स कभी नहीं देखा जो कि इतना स्ट्रॉन्ग हो। इसी में वहाँ से बाकी जाने लगा, जाते जाते कहता, मुझसे दूर रहना। ऐसी खसूसियात तो लड़ने से भी बेहतर है, तुम्हारे दुश्मन की हिम्मत ही ना हो। देखते ही देखते एक और बार सीन शिफ्ट होता। तभी एक काली सी गाड़ी बाकी के स्कूल के आगे रुक जाती और उसमें से एक शख्स निकलता है, और उस शख्स का नाम मित्सुनारी टोकुगावा, जो कि टोकुगावा फैमिली का सरबराह होता, साथ ही साथ वो अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना का मैनेजर होता, द हॉलो ग्राउंड ऑफ मार्शल आर्ट्स, जिसे मार्शल आर्ट्स की फील्ड में काफी नॉलेज होता। उन लोगों को बेहद पसंद करता होता जो मार्शल आर्ट सीखते हैं और करते हैं। इसी में हमें पता चलता है वो बाकी से ही मिलने आया होता है। तभी बाकी भी उससे मिलने के लिए प्रिंसिपल ऑफिस आ जाता। यहाँ पे टोकुगावा बाकी को देख के काफी खुश होता। फिर टोकुगावा कहने लगता, मेरा चैंपियन आ गया। ये सुनते ही बाकी कहने लगता, मुझे चैंपियन ना बुलाया करो। ओए बुड्ढे, तू चाहता क्या है? बाकी का ये रवैया देख के प्रिंसिपल दूसरे सर के पैरों तले जमीन खिसक जाती। टोकुगावा उसकी बातों पे हंसता रहता, जिस पर वो कहने लगता, प्रिंसिपल क्या आप हमें अकेले में थोड़ा वक्त देंगे? देखते ही देखते सारे लोग वहाँ से चले जाते और टोकुगावा उसके जख्मों के बारे में पूछता। तो बाकी कहता है, 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगा, पर कोई चीज मुझे बताती है, तुम यहाँ पे मेरे जख्मों का हाल चाल नहीं पूछने आए। इसी में टोकुगावा दांत निकालने लगता, फिर उसके सामने एक अजीब सी चीज रख देता और वो कहता है, ये नाइट्रोग्लिसरीन है, जो कि आम अल्फाजों में तबाही का सामान कह सकते हो, मगर ये तबाही का सामान क्रिस्टलाइज हुआ है। क्रिस्टलाइजेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जो लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर लेता है। इसी में टोकुगावा मजीद बोलता, 100 साल पहले इसी को क्रिस्टलाइज करने के लिए बेहद कोशिशें की गई। कभी ठंडा का इस्तेमाल करते, कभी गर्माइश का, मगर कुछ काम ना करता। ऐसा लिक्विड जिसे क्रिस्टलाइज ना किया जा सकता। एक दिन 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में एक शिप वियना से लंदन के सफर में थी, सामान पहुंचा रही थी। वो शिप उसी बारूद से बड़ी हुई थी। समुद्री तूफान था, मगर ग्लिसरीन के साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ काफी भारी पड़ सकती थी, मगर पता नहीं कैसे मगर वो पहुंच गई। और जो क्रूज शिप पे सवार थे, उन्होंने कंटेनर खोलने का फैसला किया कार्गो को देखने के लिए, मगर जो उन्होंने पाया, नाइट्रोग्लिसरीन क्रिस्टलाइज हो चुका था। पता नहीं कैसे, पर हो गया था। और इसके तुरंत से ही उस दिन के बाद वही क्रिस्टलाइन ग्लेशियर दुनिया में कहीं कहीं भी पाया जाता, वो क्रिस्टलाइज हो चुका था। इसे कहा जाता है सिंक्रोनिसिटी, जिसे ज़मानी इत्तेफाक कहते हैं। इसी तरह टोक्यो में कोई खतरनाक बंदे आएंगे। इसी तरह हमें अल्काट्राज़ प्रिजन का एक वाक्य दिखाया जाता, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। काफी हाई सिक्योरिटी होती है। इसी में उस दिन एक मुजरिम की एग्जीक्यूशन होती है। वो कैदी काफी खतरनाक होता और इसी हिलजुल पे भी उसे शूट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो भी एक खूंखार जानवर से बढ़ गया, जो कि सेकंड में सबको चीर फाड़ दे सकता है।
फिर जहाँ पे उसकी एक्सिक्यूशन हो रही होती है वो वहाँ पे पहुंच जाता है। तभी उस प्रिजन का काम तमाम करने के लिए उसे आगे बढ़ाया जा रहा होता है। तभी क्रिश्चियन का फादर बोलता है, मिस्टर डोरियन, कोई आखिरी अल्फाज है? तो मिस्टर डोरियन एकदम से एक भयानक सी स्माइल मारते हैं। ये देखते ही उस फादर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसी में वो कहता है, मैं सिर्फ हार का मजा चखना चाहता हूँ। इसी में उसकी एक्सिक्यूशन स्टार्ट हो जाती है, जिस पर उसे लटका दिया जाता। कुछ ही देर में यूं ही वो हिलना बंद कर देता। जैसे ही वो हिलना बंद कर देता, थोड़ी देर में ही वो लोग डॉक्टर को बुला लेते। एक्सिक्यूशन के बाद भी उसे लटकाए रखा 10 मिनट के लिए। इन सब के बाद डॉक्टर उसका चेकअप करने लगता कि कहीं जिंदा तो नहीं। मगर इसी में डॉक्टर कुछ ऐसा सुनता जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। तभी तुरंत से वो अपनी आंखें खोल लेता। उठने के बाद ही बड़ी तेजी से सबका खात्मा कर देता। और जैसे ही वहाँ पे दूसरा प्रिजनर गार्ड आता है, वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे लाशें ही पाता। और उसने दीवार पे खून से कुछ लिखा होता है। इस लिखाई से ये वाज़िया होता है कि वो टोक्यो जा रहा है। तभी वापस सीन शिफ्ट होता और टोकुगावा बोलता है, बाकी ना कि सिर्फ ये। इसी तरह इंग्लैंड में हुआ। इसी तरह सीन शिफ्ट होता और हमें कारिस प्रिजन में दिखाया जाता। और उन्होंने एक शख्स को कुर्सी पे बिठाया होता है। बिठाया क्या बल्कि बांधा होता है। उसकी भी यहीं पे एक्सिक्यूशन होती है। तभी वो सामने वाला शख्स कहता है, क्या तुम हार का मजा चखना चाहते हो? क्या यही तुम्हारे आखिरी अल्फाज है? जिसमें वो शख्स हंसने लगता और उसकी एक्सिक्यूशन बिजली से होगी, जो कि काफी हाई वोल्ट है। उसके इशारे पे ही उसकी एक्सिक्यूशन स्टार्ट हो जाती। इसी तरह वो काफी देर तक तड़पता रहता और उसके इशारे करते ही बिजली को बंद कर दिया जाता। और वही शख्स जैसे ही उसके सामने जाता है, में वो बड़ी तेजी से सब कुछ तोड़ देता, इतनी स्पीड से कि सामने वाले बंदे को दिखता ही नहीं। वो उसके 2 सोल्जर्स के पीछे होता। उन्हीं से शुरुआत करते करते सबको मार डालता, जबकि उसकी आंखों पे काला कपड़ा भी बंधा होता है। बस वहाँ से जाने लगता। सिर्फ डॉक्टर ही सही सलामत होता और वो शख्स भी प्लेन में बैठ के टोक्यो निकल जाता। इसी तरह सीन शिफ्ट होता और हमें दूसरे प्रिजन में दिखाया जाता, जिसमें कैदी का वजन 100 kg होता। मगर इसके बावजूद भी वो एक मेटल की दीवार पे चढ़ गया होता है, जो कि 100 मीटर्स तक होती है, मगर उसमें कोई क्रैक्स तक नहीं होता। तभी वो बड़ी आसानी से ऊपर चढ़ गया होता, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करके। और वो मेटल सिर्फ थोड़ा सा रफ होता और बीच में बस कुछ लकीरें सी होती। सिर्फ और सिर्फ उसी का इस्तेमाल करके निकला, जो कि कोई भी इंसान नहीं कर सकता। ये वाकया रशिया के प्रिजन में हुआ। तभी वो सारे लोग उसका पीछा करने लगते और वो क्रिमिनल गानन की बेस में चला जाता, जो कि रशिया का हीरो होता है। इसी में वो लोग कहते हैं कि गान्ना उसे रोक लेगा, मगर जब वो वहाँ पे पहुँचते तो उस क्रिमिनल ने उस हीरो को मार दिया होता है। इस खिलड़ का नाम सिकोर्स्की है। उसने भी मैसेज छोड़ा होता है कि वो भी टोक्यो जा रहा है, जिस पर हमें दोबारा से बाकी के बारे में दिखाया जाता। ये सुन के बाकी काफी हैरान होता। तभी टोकुगावा बोलता है, अभी तो 2 और प्रिजन्स भी है, जिस पर हमें दोबारा से एक और कैदी के बारे में दिखाया जाता। तभी कोई शख्स उस किलर को देखने आया होता। उसी में सामने वाला शख्स उसे हर कुछ ले लेता है, सिर्फ और सिर्फ कपड़ों को छोड़ के। यहाँ तक उसकी बेल्ट भी ले लेता है, ताकि वो किलर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल न कर सके। तो वो शख्स कहता है, यहाँ पे तो काफी सिक्योरिटी है, वो एक बुलेट प्रूफ केज में बंद है, और ये भी मत भूलो मेरे पास कराटे की ब्लैक बेल्ट है। जिस पर वो सामने वाला शख्स उसे एक पिक्चर दिखाता और वो कहता है, 2 साल पहले तुम्हारी तरह एक शख्स मिलने आया था, जिसने उसका हाल ये कर दिया और उसे काफी बेदर्दी से मारा। ये उसकी सूरत देखने लायक नहीं बचती। ये देखते ही उस कराटे वाले शख्स की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। में वो बेल्ट और सब कुछ उतार के दे देता। उस कैदी का नाम स्पेक है, और जो 2 साल पहले उसे मिलने आया था, उसकी कफलिन से उसे अपने जोर से डेरा वेरा करके उसे चाबी की तरह इस्तेमाल किया और लॉक खोल लिया। इसी वजह से वो उसे सारा कुछ मांग रहा है। तभी वो उसे ले जाने लगता और वो उसे बोलता है कि सामने ही है, और वही शख्स काफी डरा हुआ होता। और जाते जाते वो बंदा उसे मजीद बोलता, भूल जाओ कि तुम्हारे पास कराटे बेल्ट है। 2 साल मिलने आया था, वो भी अमेरिका का चैंपियन था, रेसलिंग चैंपियन। अभी वो उसे मिलने जाता है तो वो वहाँ पे उसे ना पाता। ये देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती, बल्कि उसकी पैंट भी खिसक जाती, जिस पर वो कैदी एयर वेंट में छुपा होता और वक्त मिलते ही उसे मार डालता। और इस बार वो इस्तेमाल करता उसके लोहे का दांत। पिछली बार उसने कफलिंस का इस्तेमाल किया। इसी में वो अलार्म बजा देता और वो भी टोक्यो ही जा रहा होता है। मगर इस वक्त जो जहाँ पे मौजूद है वो पानी के 200 मीटर्स गहराइयों में है। उसी लोहे के दांत का इस्तेमाल करके सबमरीन की सिक्योरिटी से
निकल जाता, जिसपे वो निकल तो गया है मगर सारे लोग कहते हैं वो ऊपर कैसे पहुंचेगा, 200 मीटर गहराइयों में है, मगर कैसे न कैसे करके वो बड़ी आसानी से पहुंच जाता। इसी तरह दोबारा से एक और बार सीन शिफ्ट होता और हमें आखिरी प्रिजनर के बारे में दिखाया जाता और उस कैदी ने भी काफी लोगों की जानें ली होती, इसे भी सजाए मौत जल्दी सुना दी जाएगी। इसी में 2 गार्ड्स उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि इसका फाइटिंग स्टाइल क्या है। ये गार्ड बोलता है मैंने सुना है कि ये किसी किस्म का पॉइजन गैस का इस्तेमाल करता है या फिर कोई और छुपी हुई चीज, और वो कैदी की लंबाई 5 फीट तक होती है, जिसे इस गिलास में बंद किया हुआ है वो गिलास बंदूकों को भी डिफ्लेक्ट कर सकता है। और ये कैदी कहीं पे जापान में ही पाया जाता है। इस कैदी का नाम होता है रोयोको इनागी। जिस सब के बाद वो प्रिजनर उठते ही इनकी तरफ बढ़ने लगता, तभी वो बढ़ते हुए कहता है ओए, तुम्हें पता है दुनिया में सबसे पॉइजनस गैस कौन सी है? और वो गार्ड्स काफी डरे होते, वो इसे कहते हैं इसी वक्त पीछे हट जाओ। यहाँ तक वो उसकी तरफ गन ताड़ लेता। इसी में वो कैदी कहने लगता तुम गन ताड़ के करोगे भी क्या, क्योंकि बंदूका को भी डिफ्लेक्ट कर सकता है, पर मेरे लिए इसमें कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल खिड़की के गिलास जैसा है, जैसे कि ये जगह मैं यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर सकता हूँ। तभी वो बड़ी आसानी से गिलास को तोड़ देता और निकलते ही बड़ी आसानी से दोनों को सुला देता। इसी में अलार्म बजने लगते और वो भी टोक्यो ही आ रहा है। ये 5 के 5 प्रिजनर्स टोक्यो ही आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हार का मजा चखने के लिए। इसी तरह सीन शिफ्ट होता, टोकुगावा यही कहता सिंक्रोनिसिटी, ज़बानी इत्तेफाक, जैसे कि बिल्कुल उसी बारूद की तरह हुआ। वो बारूद जैसे क्रिस्टलाइज हुआ तो दुनिया में हर नाइट्रोजन ग्लिसरीन क्रिस्टलाइज हो गई। बिल्कुल इसी तरह दुनिया का एक खतरनाक कैदी भागा। इसी तरह दुनिया के बाकी 4 और खतरनाक कैदी भागे, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के लिए, टोक्यो पहुंचना और हार का मजा चखना। इस पर टोकुगावा मजीद बोलता, बाकी तुम्हें इसका मतलब तो पता है ना। यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।